हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, पिछले लेक्चर में हम लोग प्रियम्बल का जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी था, जो कीवर्ड्स था, उस पे हम लोग क्या कर रहे थे कि एक कंप्रिहेंसिवली डिस्कशन कर रहे थे। उस डिस्कशन में फ्रेंड क्या था कि हमारा जो 3 टर्म्स था, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों टर्म दोस्त अपना बचा हुआ था। इसे हम लोगों को क्या करना है, आज कवर करना है। ये तीनों टर्म को हम लोग आज कंप्रिहेंसिवली कवर करेंगे। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी लिबर्टी से। तो देखिए, फॉर द फर्स्ट पहली बात ये है फ्रेंड कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी और जो फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है वो भारतीय संविधान में फ्रांसीसी क्रांति से क्या किया गया है कि बोरो किया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। तो इस चीज को हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे, याद रखेंगे। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो 1789 से 1799 तक चलता है फ्रेंड। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी तीनों टर्म को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। अब आइए फ्रेंड हम लोग बात करते हैं लिबर्टी पे। जो लिबर्टी है, लिबर्टी का मतलब होता है कि किसी प्रकार का बाधा का ना होना। इट मीन्स अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट मतलब किसी प्रकार का बाधा का नहीं होना। रिस्ट्रेंट जो है उसका अब्सेंस होना। ये जैसे कि कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसमें किसी प्रकार का बाधा ना हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है रोड पे अपना गाड़ी चला रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और उस जो है रोड पे एक क्या कर दिया जाए कि एक दीवार खड़ा कर दिया जाए। तो इस कारण से क्या होगा कि वो पर्सन जो है उस रोड पे जो है फॉरवर्ड अपने मंजिल तक जो है नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि बीच में एक दीवार, एक रिस्ट्रेंट खड़ा हो गया है। तो इस कारण से उसका जो लिबर्टी है, उस पर्सन का जो लिबर्टी है, उसे क्या किया कि कंप्रोमाइज किया गया। तो इस कारण से जो दोस्त, जो लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो क्या बोलता है कि किसी प्रकार का रिस्ट्रेंट ना हो किसी भी व्यक्ति के पास। ये है लिबर्टी का जो है कंसेप्ट। दूसरा, ये तो फ्रेंड इसका पहला कंसेप्ट था। दूसरा फ्रेंड ये बोलता है कि एक तो जो रिस्ट्रेंट है उसका अब्सेंस तो होना ही चाहिए, बट इसके साथ साथ फ्रेंड कि जो इंडिविजुअल्स है उसके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए। हमारे पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। मतलब इंडिविजुअल का जो पर्सनालिटी होता है, जो अपना व्यक्तित्व होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए एक एडिक्वेट क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए। बट फ्रेंड ये जो दिया हुआ है, जो लिबर्टी दिया हुआ है अपने प्रियम्बल्स में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के पास जो है अब्सोल्यूट लिबर्टी है, मतलब संपूर्ण लिबर्टी नहीं है कोई जो है। बट इस पर क्या है ना कि संविधान जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, उसे हम लोग फ्रेंड जो फंडामेंटल राइट है वहां पे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे इतना याद रखने वाली बात है कि जो लिबर्टी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे कि याद रखेंगे। अब हमारा लिबर्टी के बाद फ्रेंड कि अब जो लिबर्टी है, अब हमारा जो आज़ादी है, जो प्रियम्बल में कौन कौन से आज़ादी लिखा हुआ है, तो इस आज़ादी जो टर्म है इस पर क्या क्या लिखा हुआ है, ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। तो अभी हम लोग उस चीज़ को क्या करेंगे, रिमेंबर करने का काम करेंगे। तो जो फ्रेंड अपना लिबर्टी है संविधान में, उसमें बोलता है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो इस जो भी टर्म है फ्रेंड, इसको हम याद रखेंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसका मतलब हुआ फ्रेंड कि जो विचार है अपना, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है
वो अपना प्रियम्बल में लिखा हुआ, ये जो पांचों के पांचों जो टर्मिनोलॉजी अभी हम लोग पढ़े हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इसे हूबहू याद कर लेना है। एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि जो प्रियम्बल में लिबर्टी लिखा हुआ है वो किन किन चीज़ों पर लिबर्टी प्रोवाइड करता है। आपको क्या करेगा कि इनमें से जो है 4 दे देगा और एक कोई और टर्म दे देगा, बोला इनमें से कौन नहीं था या कौन कौन था, तो इस चीज़ को याद रखना है। तो ये लिबर्टी का प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, इस चीज़ को हम लोग फ्रेंड याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग फ्रेंड पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इक्वालिटी, जो समानता का जो टर्मिनोलॉजी है फ्रेंड, जो समता का जो कंसेप्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का, हम लोग इसे पढ़ेंगे फ्रेंड। जो अपना प्रियम्बल है उसमें जो इक्वालिटी दिया गया है, वो इक्वालिटी का जो टर्मिनोलॉजी है वो दिया गया है कि जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू परमिट प्रमोट अमोंग देम ऑल। तो अपना जो प्रियम्बल है वो बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का, और इसे सब में क्या करना है कि प्रमोट करना है, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की जो है समता होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, और इसे प्राप्त कराने के लिए, सभी को प्राप्त कराने के लिए। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड जो टर्म इक्वालिटी है, इसका मतलब होता है फ्रेंड कि किसी भी व्यक्ति के पास स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, मतलब सोसाइटी में अब्सेंस होगा किस चीज का, प्रिविलेज का, कोई भी जो है व्यक्ति के पास विशेष अधिकार नहीं होगा। ये बोलता है कि अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, जब अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, तो इसका मतलब हुआ कि स्टेटस जो है सबका क्या होगा कि सेम होगा। प्रियम्बल क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मतलब अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, इस चीज को याद रखेंगे। फिर इसके बाद है फ्रेंड जो है सभी व्यक्ति को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, सभी व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अब चाहे वो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो, पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी हो, अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट करने का अपॉर्चुनिटी हो, बोलने की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई भी काम करने की अपॉर्चुनिटी हो, जॉब करने की अपॉर्चुनिटी हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये क्या करता है कि ये इक्वालिटी का कंसेप्ट बोलता है, अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और फ्रेंड जो अपना ये जो इक्वालिटी है प्रियम्बल में, ये क्या करता है कि इक्वालिटी का तीन डायमेंशन को कवर करने का क्या करता है, काम करता है। उसमें से फ्रेंड जो डायमेंशन है वो क्या है कि एक है सिविक डायमेंशन, सिविक पॉलिटिकल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन। जो अपना फ्रेंड सिविक डायमेंशन है इक्वालिटी का, ये डायमेंशन जो है अपना जो फंडामेंटल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसमें जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 है, यहाँ पर हमें सिविक इक्वालिटी है वो देखने को मिलता है, जहाँ पे हम लोग राइट टू इक्वालिटी का बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी। इसमें जो है क्या दिया गया है, सिविक इक्वालिटी। जैसे कि फ्रेंड इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल नंबर 15, किसी भी प्रकार के जो है डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत, भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी व्यक्ति को। आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 18 वो क्या बोलता है फ्रेंड कि जो अबोलिशन ऑफ टाइटल अबोलिशन मतलब अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज मतलब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। तो जो सिविक इक्वालिटी है वो अपने फंडामेंटल राइट में मेंशन्ड है, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब सिविक इक्वालिटी फंडामेंटल राइट, सिविक इक्वालिटी मतलब फ्रेंड फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है फ्रेंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब ये पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये जो फ्रेंड पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो अपने आर्टिकल नंबर 325 और आर्टिकल नंबर 326 में क्या है फ्रेंड की मेंशन्ड है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है फ्रेंड कि जो सभी व्यक्ति है और जो सभी व्यक्ति हैं उनको क्या है कि राइट टू वोट, सभी व्यक्ति को राइट टू वोट मिलेगा। सभी व्यक्ति को जो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होगा उसमें जो है जो भी लोग 18 एज क्रॉस कर चुके हैं इंडियन सिटीजन, उनका उसमें क्या होगा फ्रेंड कि नाम होगा, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।
फ्रेंड जो इनिशियली इंडिया में क्या था कि जो 21 साल था वोटिंग जो एज था वो था 21 ईयर, बट 61st अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसे घटा करके 18 साल कर दिया गया। तो जो भी इंडियन सिटीजन 18 साल का है उनका नाम इलेक्टोरल रोल में होगा, उसके प्रति कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये आर्टिकल नंबर 325 बोलता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर जो 326 है वो बात करता है फ्रेंड एडल्ट सफरेज का। एडल्ट सफरेज का बात करता है। इसका मतलब हुआ फ्रेंड कि कोई भी व्यक्ति भारत का जो है, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव होगा इंडिया में, जो इलेक्शन होता है उसमें भारत के हर एक व्यक्ति क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। उसे हम लोग बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति एडल्ट हो चुका है, 18 साल क्रॉस कर चुका है, उसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड की याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 325 और आर्टिकल नंबर 326 इस चीज़ का बात करता है। अब फ्रेंड जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो अपना हमें इसका प्रोविजन जो है डीपीएसपी में देखने को मिलता है। डीपीएसपी, डीपीएसपी का मतलब हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि संविधान के पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है फ्रेंड राइट टू, जो राइट तो नहीं होगा फ्रेंड, सॉरी, यहाँ पे हमें फ्रेंड देखने को मिलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वेज। इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन। ये में क्या होता है फ्रेंड कि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है कि जो मैन और जो वुमेन कहीं पे काम कर रही है तो क्या होता है कि वहाँ पे आमतौर पर वुमेन को कम सैलरी दिया जाता है एज कम्पेयर टू द मेन। तो दोस्त जो प्रियम्बल में जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है वो बोलता है कि जो मेन और वुमेन है उसको क्या मिलेगा कि इक्वल पे मिलेगा। ये क्या है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी का कंसेप्ट बोलता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब इसके बाद आता है फ्रेंड फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है फ्रेंड बंधुत्व, बंधुत्व। तो फ्रेंड जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है फ्रेंड कि जो इंडिया है, इंडिया में क्या करना है कि हमें ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, जो भाईचारा है इस ब्रदरहुड को क्या करना है फ्रेंड, हमें प्रमोट करना है। ये अपना संविधान में है। तो हम लोग अगर फ्रेटर्निटी का फ्रेंड जो कंसेप्ट है वो अगर हम लोग देखें तो इसका जो कंसेप्ट है ब्रदरहुड को प्रमोट करने वाली जो बात है ये हमें फंडामेंटल राइट में भी मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी देखने को मिलता है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट डीपीएससी में तो हम लोग इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो दोस्त अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में तो एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि हमें क्या करना है कि जो स्पिरिट है हारमोनी का और कॉमन ब्रदरहुड का, हारमोनी और कॉमन ब्रदरहुड वो क्या है कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सबको क्या करना है कि प्रमोट करना है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे कि याद रखने का काम करेंगे। फ्रेंड अपना जो प्रियम्बल है वो क्या करता है फ्रेंड कि दो तरह का जो फ्रेटर्निटी है उसे क्या करता है कि प्रमोट करने का बात करता है। एक तो फ्रेटर्निटी है फ्रेंड डिग्निटी का बात करेगा कि जो डिग्निटी है इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल का जो गरिमा होता है, एक हर एक व्यक्ति का गरिमा होता है, वो क्या करता है अश्योर करता है फ्रेटर्निटी, तो उसे क्या प्रमोट करने का बात करता है। और दूसरा है फ्रेंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी भारत का जो है एकता और भारत का अखंडता इसे सुनिश्चित करने का काम करता है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि जो फ्रेटर्निटी है वो फ्रेटर्निटी जो डिग्निटी है इंडिविजुअल का जो गरिमा है उस चीज़ को क्या करता है कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रिजर्व करने का काम करता है। इसके साथ साथ जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी प्रमोट करने का बात करता है। यूनिटी और इंटीग्रिटी मतलब फ्रेंड एकता और अखंडता, इस चीज को भी क्या करता है कि प्रमोट करने का काम करता है। तो हम लोग इस चीज को याद रखेंगे, डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी क्या है कि फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट है। और ये जो फ्रेंड यहाँ पे इंटीग्रिटी जो है, इंटीग्रिटी, ये जो इंटीग्रिटी था फ्रेंड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि इसे जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, उसमें इसे क्या किया गया था, ऐड किया गया था। 42वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, इंटीग्रिटी टर्म। इसके पहले जैसे कि हम लोग फ्रेंड पढ़ रहे हैं कि जो सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट,
और सेकुलर, ये दोनों टर्म को भी ऐड किया गया। तो अपने प्रियम्बल में बस एक ही बार संशोधन हुआ है आज तक, और उसमें 3 टर्म को ऐड किया गया था। वो था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और इंटीग्रिटी जिसे हम लोग बंधुत्व बोलते हैं, अखंडता बोलते हैं। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, याद रखने का काम करेंगे। और फ्रेंड एक चीज जो यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये है कि जो यूनिटी और इंटीग्रिटी का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है सिर्फ टेरिटोरियल मतलब भारत को जो है टेरिटोरियली, मतलब कि एक जो लैंडमास के दृष्टिकोण से, एक ज्योग्राफिकली जो दृष्टिकोण है, जो भूभाग का जो एक समझ है, जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से ही यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रमोट करने का बात नहीं करता है। बजाय इसके यह बोलता है कि जो है हमें साइकोलॉजिकल यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी क्या करना है, प्रमोट करना है। साइकोलॉजिकल जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है, मतलब भारत को सिर्फ ज्योग्राफी के हिसाब से ही जो है इसका जो भूभाग है उसको ही हमें इंटीग्रेट नहीं करना है, बल्कि लोगों का जो मन है, जो विचार है, उससे भी लोगों को क्या करना है कि एक करना है। तो ये इसका दोस्त क्या है, ये कंसेप्ट है। ये था हमारा डिग्निटी। अब इस प्रकार से अपना हमारा क्या हुआ कि जो टर्म था, जो इम्पोर्टेंट टर्म था प्रियम्बल का, वो क्या होता है कि समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे, प्रियम्बल का जो सिग्निफिकेंस है इसे हम लोग अब चर्चा करेंगे। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है फ्रेंड महत्व। तो आखिरकार जो है इंडिया का जो प्रियम्बल है इसका महत्व क्या है, तो फ्रेंड इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो प्रियम्बल है वो क्या करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फिलॉसफी है उसे क्या करता है कि कंटेन करता है। संविधान किस फिलॉसफी पर बेस्ड है, जब संविधान अपना बन रहा था तो उस समय जो है अपने फाउंडिंग फादर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके मन में कौन से विचार चल रहा था, किस विचार के बेस्ड पर अपना संविधान को बनाया गया, उनके जो है नोबल विजन क्या था, फाउंडिंग फादर का नोबल विजन क्या था, उनका जो है ना ड्रीम क्या था, भारत को कैसा देखना चाहते थे, उनका एस्पिरेशन कैसा था, वो क्या चाहते थे। ये सारे चीज का जो हमारा आंसर है सर वो प्रियम्बल में मिलता है। तो इस कारण से इसका जो है ये जो था फ्रेंड बेसिक फिलॉसफी, फाउंडिंग फादर का जो है नोबल विजन, उनका ड्रीम जो संविधान को बनाए, उनका एस्पिरेशन, उनका सपना, ये सब चीज जो फ्रेंड क्या है उनका अपना सिग्निफिकेंस है, ये सब अपना सिग्निफिकेंस है। इसके सिग्निफिकेंस को फ्रेंड इसके सिग्निफिकेंस को मद्देनजर रखते हुए जो इसका जो सिग्निफिकेंस है प्रियम्बल का, इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक संविधान सभा के जो एक फ्रेंड मेंबर थे, एक जो है मेंबर थे संविधान सभा के, जिनका फ्रेंड नाम है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये जो फ्रेंड व्यक्ति हैं ये क्या थे कि संविधान सभा के मेंबर थे। इनका दोस्त कहना है कि जो संविधान है, जो अपना प्रियम्बल है, संविधान का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है प्रियम्बल, ये क्या है कि जो हमारे जो फाउंडिंग फादर थे वो भारत के बारे में क्या सोच रहे थे, भारत को जो है ना कैसा बनाना चाहते थे, उनका ड्रीम क्या था, इस चीज को क्या करता है कि रिफ्लेक्ट करता है। तो ये रहा दोस्त अपना पहला सिग्निफिकेंस। तो इस चीज को क्या करना है कि हमें याद रखना है। हम लोग अगर याद रहे तो मेंस में क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, अदरवाइज जो अपना प्रीलिम्स है यहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये बोलते हैं कि जो प्रियम्बल है वो एक्सप्रेस करता है कि व्हाट वी हैड थॉट या ड्रीम्ड सो लॉन्ग। मतलब हुआ कि फ्रेंड जो हम लोग जो है अपने देश के बारे में कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं और हमारा लंबे समय से जो है सपना क्या था,
ये जो है हमारा दिखाता है कौन, तो प्रियम्बल। तो इस चीज को याद रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड एक और मेंबर थे, वो थे के एम मुंशी। का नाम था फ्रेंड के एम मुंशी। के एम मुंशी जो है फ्रेंड, वो बोलते हैं कि जो इंडिया का जो प्रियम्बल है, ये क्या है कि होरोस्कोप है। होरोस्कोप, इस चीज को याद रख लेंगे। ये तो आता ही है, हर एग्जाम में आता है कि किसने कहा था कि जो इंडिया का प्रियम्बल है वो क्या है, होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बोलते हैं कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, होरोस्कोप है ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक। होरोस्कोप ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक कौन बोलते हैं, तो के एम मुंशी बोलते हैं। तो इस चीज को हम लोग फ्रेंड याद रखेंगे, जो ऐसा बोलते हैं होरोस्कोप ऑफ डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक। ये तो होरोस्कोप के एम मुंशी, इस चीज को तो रट लेना है। होरोस्कोप ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक। तो यहाँ पे फ्रेंड जो डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक ही ऐसा बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो जब अपना प्रियम्बल बन रहा था तो उस समय सेकुलर और सोशलिस्ट टर्म प्रियम्बल में मेंशन नहीं था। इस कारण से यहाँ पे हम लोग इस 3 टर्म को याद रखेंगे, क्योंकि वो जो सेकुलर और सोशलिस्ट था 2S, सेकुलर सोशलिस्ट 2S, उसे 42वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया था, और इंटीग्रिटी को भी। तो के एम मुंशी का ये मानना था। अब के एम मुंशी के बाद दोस्त एक और इसके मेंबर थे संविधान सभा के, उनका फ्रेंड नाम है पंडित ठाकुर दास भगरवा। ये बोलते हैं फ्रेंड कि जो अपना प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल क्या है कि प्रियम्बल जो है कुंजी है। प्रियम्बल जो है संविधान का कुंजी है, एक की है। ये क्या है कि संविधान का गहना है, ज्वेल सेट है। की है, ज्वेल सेट है, संविधान का आत्मा तक बोल देते हैं। बोलते हैं कि संविधान का क्या है कि आत्मा है। और एक प्रॉपर यार्ड स्टिक भी है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, संविधान को देखेंगे। प्रॉपर यार्ड स्टिक। पंडित ठाकुर दास भगरवा बोलते हैं कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का की है, ज्वेल सेट है, सॉल है मतलब आत्मा, और प्रॉपर यार्ड स्टिक है, मतलब कि एक मापदंड है जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं किस चीज को, तो अपने संविधान को। अगर कभी हमें संविधान को मापना होगा तो हम इस जो प्रियम्बल का जो यार्ड स्टिक है, उस यार्ड स्टिक पर क्या करेंगे, इसे मापेंगे। ये माना था ठाकुरदास भगरवा का। अब जो अगले व्यक्ति हैं वो हैं फ्रेंड एक जो इंग्लिश एक्सपर्ट थे, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, जिनका नाम है सर अर्नस्ट बार्कर। इनका मानना था कि जो प्रियम्बल जो है इंडिया का, वो क्या है कि की नोट है। की नोट। प्रियम्बल जो है फ्रेंड वो की नोट है संविधान का। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, की नोट जो बोलते हैं सर अर्नस्ट बार्कर, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या संविधान का ही हिस्सा है प्रियम्बल, या फिर संविधान का प्रियम्बल हिस्सा नहीं है। इस चीज पर फ्रेंड बहुत ज्यादा बहस होता है कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं है। सिंस फ्रेंड देखिए प्रियम्बल का क्या है कि प्रियम्बल जो है वो संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया है। प्रियम्बल संविधान सभा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसी के द्वारा ही बनाया गया है। बट जो प्रियम्बल था इसे बनाया गया है जब संपूर्ण संविधान अपना बन गया, उसके बाद प्रियम्बल को बनाया गया। और ये जो प्रियम्बल बनाया गया फ्रेंड, जो संविधान बनने से पहले जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जो एक फंडामेंटल फिलोसफी था कि जिस पैमाने पर संविधान को बनाना है, उसी पर बेस्ड है प्रियम्बल। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे
कि संविधान बनने से पहले एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था उसके बेसिस पर क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। बट फिर एक बार जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो फिर जो जो उसका बेसिक फिलोसफी था संविधान का, उसके बेसिस पर प्रियम्बल बनाया गया, है ना, प्रस्तावना बनाया गया। तो प्रियम्बल को संविधान सभा बनाता है, बट ये जब संविधान बन गया उसके बाद क्या हुआ कि प्रियम्बल बनाया गया। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब क्वेश्चन है कि क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है? तो फ्रेंड इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है एक डाइवर्जिंग क्या ओपिनियन है। 1960 में एक केस आता है, बेरुबारी यूनियन केस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेंस में पूछ सकता है कि क्या प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट है। आप इस पे क्या करें, अपना कमेंट दीजिए। अगर आप मानते हैं कि हाँ है तो कैसे है, अगर आप मानते हैं कि संविधान का पार्ट नहीं है तो कैसे है। तो यहाँ पर आपको इस केस को तो कोट करना ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको जो है जो ये केस है बेरुबारी यूनियन और केशवानंद भारती केस, इसके बारे में आपके पास नॉलेज है। तो बेरुबारी यूनियन केस, बेरुबारी यूनियन केस में जो है जो सुप्रीम कोर्ट था वो बोलता है कि प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट नहीं है, संविधान का जो है पार्ट नहीं है प्रियम्बल, ये बोलता है। मतलब जब संविधान का प्रियम्बल पार्ट नहीं है तो प्रियम्बल में जो है किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है अंडर द आर्टिकल नंबर 368, ये होता है, ये बोला गया। पहले बोला कि जो संविधान है वो प्रियम्बल जो है प्रस्तावना जो है संविधान का पार्ट नहीं है। बट इसके साथ साथ फ्रेंड बेरुबारी यूनियन केस में एक और बात बोला वो सुप्रीम कोर्ट, वो बोला कि हालांकि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट तो नहीं है, बट जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहे होंगे और वहां पे हमें कुछ जो है दुविधा हो संविधान को समझने में, तो हम लोग जो है प्रियम्बल का सहारा ले सकते हैं। प्रियम्बल का हम लोग सहारा क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो इसे जो मेजर बात था हम लोग समझ में आ गए। अब फ्रेंड दूसरा केस आता है इसके बाद 1973 में आता है केशवानंद भारती केस। इस केशवानंद भारती केस में फ्रेंड जो सुप्रीम कोर्ट था वो अपना पिछला जो इसका ओपिनियन था कि क्या पार्ट है या नहीं है, उस पर अपना ओपिनियन को बदल दिया। इसने बोला फ्रेंड कि जो प्रियम्बल है वो क्या है कि पार्ट है संविधान का, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसने बोला कि संविधान का प्रियम्बल पार्ट है। संविधान का प्रियम्बल इसलिए पार्ट है क्योंकि इसे संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया है, और संविधान सभा के द्वारा बनाया गया जो बेस्ड है, जिस बेस्ड पर फिलोसफी बेस्ड है उसी पर क्या है कि प्रियम्बल भी बेस्ड है। इस कारण से यह पार्ट है। इसका मतलब जब पार्ट है संविधान का तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 368 के जरिए संशोधन किया जा सकता है। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। और दूसरा बात दोस्त इसमें यह है कि जो प्रियम्बल है इसमें बोला गया कि प्रियम्बल में जो भी संशोधन किया जाएगा वो संशोधन जो है वो सिर्फ प्रियम्बल में ऐड करेगा, बल्कि जो प्रियम्बल जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो मूलभूत संरचना है उसका पार्ट है। तो इससे हम लोग कुछ डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ ऐड करना है तो वही हम लोग ऐड कर सकते हैं संविधान में। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि संविधान जो है प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है। अब तक ओपिनियन यही है। और इसके बाद फ्रेंड एक और केस आया था LIC इंडिया केस, LIC इंडिया केस। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट है। और अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का यही ओपिनियन रहा है, यही स्टांस रहा है कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं है, तो हाँ है पार्ट। केशवानंद भारती केस, LIC इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट इसे बोला है कि हाँ है। इसके बाद फ्रेंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है कि जो प्रियम्बल है, जो संविधान जो प्रस्तावना है, वो देखिए संविधान जो है देश में कोई भी पावर एंजॉय करता है, जो कुछ भी होता है वो संविधान के अनुसार होता है। संविधान ही जो है सोर्स है सब कुछ का, सोर्स ऑफ पावर जो है संविधान ही है। और संविधान को पावर कहाँ से मिलता है, तो बी द पीपल से मिलता है, जनता से मिलता है। और संविधान जो है और भी जो गवर्नमेंट वगैरह पावर संविधान से लेता है। बट जो संविधान का जो पार्ट है प्रियम्बल, ये जो है
ना तो सोर्स ऑफ पावर है, ना तो सोर्स ऑफ पावर है, ना ही क्या है, प्रोहिबिशन है। ना तो क्या करता है कि प्रोहिबिट करता है, मतलब किसी को ना तो यह पावर देता है, ना ही किसी को क्या करता है कि पावर के क्या करता है, लिमिट करता है। मतलब सरकार का जो भी कोई अंग है, उस अंग को ना तो यह पावर देने का काम करेगा, ना तो उसके पावर पर लिमिटेशन लगाने का काम करेगा। इसका जो है उससे कोई माने मतलब नहीं है। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद है फ्रेंड कि जो संविधान है, जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल क्या है कि नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब जो प्रियम्बल है उसे इन्फोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई व्यक्ति जो है कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट में क्योंकि इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। इसे जो है नॉन जस्टिसिएबल नेचर का है, नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ जिस तरह से जैसे फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का अगर जहाँ कोई वायलेशन कर देता है, कोई उसके वैल्यू को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई व्यक्ति अगर इस केस में जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है खुद से ही, तो वो अंडर आर्टिकल नंबर 32 रिट जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करके उस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है गवर्नमेंट का जो बॉडी है उसे ओब्लिगेट कर सकता है। बट प्रियम्बल के केस में, जैसे कि प्रियम्बल का प्रोविजन है जस्टिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो कोई व्यक्ति या फिर कोर्ट जो है वो उसे कोर्ट में जाकर के पीआईएल या कोई और प्रक्रिया के जरिए इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, क्योंकि यह नॉन जस्टिसिएबल नेचर का है। तो इस चीज को हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे कि याद रखेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड जो अपना प्रियम्बल का टॉपिक था, जो अपना प्रियम्बल का टॉपिक था उसका क्या हुआ कि एंड हुआ। और नेक्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहने वाला है वहां से हम लोग फ्रेंड जो है कवर करेंगे पार्ट 1। संविधान का जो पार्ट 1 है उसे हम लोग क्या करेंगे, कवर करने का काम करेंगे। पार्ट 1 में फ्रेंड आर्टिकल नंबर 1 से 4, आर्टिकल नंबर 1 से 4 यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। पार्ट 1 को फ्रेंड बोला जाता है, पार्ट 1 का जो फ्रेंड नाम है वो है फ्रेंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इस चीज को हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे कि याद रखेंगे। और फ्रेंड ये जो अपना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, इससे पहले फ्रेंड क्या है कि हम लोग जो संविधान का जो पार्ट्स है, हम लोग जो पढ़ते हैं कि ओरिजिनल संविधान में 22 पार्ट्स हुआ करता था, जो कि बढ़ के 25 पार्ट्स हो चुका है। पहले हम लोग एक वीडियो में क्या करेंगे कि सारे पार्ट्स को पढ़ लेंगे, जिस तरह से हम लोग बोरोइंग पढ़े हैं, संविधान का जो बोरोइंग फीचर है उस बोरोइंग फीचर को कंप्लीट करने का काम किए हैं। उसी तरीके से हम लोग पहले 22 पार्ट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन कि पार्ट्स 15 किससे रिलेटेड है, इमरजेंसी प्रोविजन कौन से पार्ट्स में है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से पार्ट्स में है, 7th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम लोग कल के लेक्चर में पहले पार्ट्स पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पार्ट वाइज जो संविधान है हम लोग उसे पढ़ने का क्या करेंगे, सिलसिला जारी रखेंगे। तो जब तक फ्रेंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू फ्रेंड।